नमस्ते दर्शकों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में। इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं खिलजी वंश से रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसे कि मैं कवर कर रही हूँ समसामयिक घटना चक्र नामक पुस्तक से। ठीक है, इससे पहले भारत पर मुस्लिम आक्रमण और दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश तक कवर किया जा चुका है और उसका वीडियो इसी चैनल पर अपलोड है, आप लोग जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया। तो इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन। ठीक है, एक मिनट। इसमें है कि अलाउद्दीन खिलजी एक महत्वाकांक्षी सुल्तान था। उसने सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि धारण की और उसे अपने सिक्कों पर अंकित करवाया। वह संपूर्ण विश्व को जीतने की अभिलाषा रखता था और साथ ही एक नवीन धर्म चलाने की भी, किंतु अपने वफादार मित्र एवं कोतवाल अलाउल मुल्क की सलाह पर उसने अपना विचार त्याग दिया। यानी क्या चाहता था वो, कि वो एक नवीन धर्म चलाने की भी लालसा रखता था, लेकिन उसका जो वफादार मित्र और वो कोतवाल था अलाउल मुल्क, उसे उसने त्याग दिया। ठीक है, फिर दूसरा प्रश्न है दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की मनोपाधि धारण की थी। तो आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। यहाँ पे कि फिर तीसरा प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हो गई। तो आंसर हो जाएगा जफर खां। ये 41वें बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है। बीपीएससी में अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल के दौरान के कुछ कुछ प्रश्न तो आते ही रहते हैं, मतलब हर साल शायद एक दो रिपीट करता ही है। तो चलिए इसका व्याख्या पढ़ते हैं। अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति जफर खां मंगोलों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया, जो अपने समय का श्रेष्ठ और साहसी सेनापति था। जफर खां के शौर्य और भारतीय सेना की दृढ़ता से मंगोल अत्यधिक प्रभावित थे। आगे चलते हैं। आगे चौथा प्रश्न, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम क्या है। तो ये सभी को पता होगा, राणा रतन सिंह। ये 43वीं बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, यहाँ देखते हैं व्याख्या इसका कि पद्मिनी की कहानी का आधार 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित काव्य पुस्तक पद्मावत है। कब लिखी गई है रचना? 1540 ईस्वी में लिखी गई है। इसके अनुसार पद्मिनी चित्तौड़ के राजा रतन सिंह की अत्यंत सुंदर और विदुषी पत्नी थी। अमीर खुसरो ने सुलेमान और रानी शैबा के प्रेम प्रसंग का उल्लेख अपने ग्रंथ में किया था और उसने अपने संकेतों में अलाउद्दीन की समता सुलेमान से तथा पद्मिनी की तुलना शैबा से की थी। संभवतः इसी को आधार मानकर मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की और राणा रतन सिंह की रानी पद्मिनी की कहानी बनी। ठीक है, आगे 5वां प्रश्न देखते हैं। अलाउद्दीन के दक्षिण अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे और कथन कारण आर है कि यह दक्षिणी राज्यों को कब्जे में करना चाहता था। तो देखते हैं इसका ऑप्शन। इसमें पहला तो सही है कि अलाउद्दीन के दक्षिण अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे, लेकिन दूसरा गलत है कि उसे दक्षिणी राज्यों को विजित करने की या फिर कब्जे में करने की कोई लालसा नहीं थी। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, ये यूपी पीसीएस 1997 का प्रश्न है। इसका देखते हैं डिस्क्रिप्शन कि डॉक्टर के.एस. लाल ने लिखा है कि धन के लालच और गौरव की लालसा ने अलाउद्दीन को भी दक्षिण के सभी राज्यों पर एक के बाद एक आक्रमण करने की प्रेरणा दी। दक्षिण भारत के इन राज्यों पर आक्रमण करने का अलाउद्दीन का उद्देश्य धन और विजय की लालसा ही थी। उनकी आंतरिक नीति में हस्तक्षेप नहीं था। वह इन दक्षिणी राज्यों को अपने कब्जे में नहीं करना चाहता था। अतः ए सत्य है और आर गलत। इस प्रकार विकल्प सी सही उत्तर है। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था। ऑप्शन देखते हैं, रामचंद्र देव, प्रताप रुद्र देव, मलिक काफूर या राणा रतन सिंह। तो इसका आंसर हो जाएगा रामचंद्र देव। ठीक है, ये 47वें बीपीएससी में पूछा गया प्रश्न है और 53वीं से 55वीं में भी पूछा गया है। रिपीट करती है बीपीएससी बार बार क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका व्याख्या। इसमें व्याख्या में दिया हुआ है कि अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। 1296 ईस्वी में देवगिरी के शासक रामचंद्र देव ने अलाउद्दीन के सफल आक्रमण से बाध्य होकर उसे प्रतिवर्ष एलिजपुर की आय भेजने का वायदा किया था, परंतु 1305 ईस्वी अथवा 1306 ईस्वी में उसने उस कर को दिल्ली नहीं भेजा, जिस कारण 1307 ईस्वी में अलाउद्दीन ने मलिक काफूर के नेतृत्व में एक सेना देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए भेजी। राजा रामचंद्र देव युद्ध में पराजित हुआ और उसने आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनना है। तो यहाँ पे सूची 1 है, यहाँ सूची 2 है। यहाँ पे सूची 1 में है कि रणथंभौर, तो रणथंभौर का हो जाएगा हमीर देव। चित्तौड़ का हो जाएगा राणा रतन सिंह, अभी हमने पढ़ा था। तो देखते हैं इसका ए का 3 किसमें है, ए का 3 एक ही ऑप्शन में है, यानी ए का 3, बी का 4, सी का 2। देवगिरी का राजा राय रामचंद्र और गुजरात का हो जाएगा कर्णदेव। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। यहाँ पे फिर से देखते हैं रणथंभौर हमीर देव, चित्तौड़ राणा रतन सिंह,
देवगिरी राजा राय रामचंद्र और गुजरात कर्णदेव। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ पे एक मैप दिया हुआ है। ठीक है, दिए गए मानचित्र पर ध्यान दीजिए। ठीक है, मानचित्र में निर्दिष्ट मार्ग का अनुसरण अपने सैन्य अभियानों में से किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा मलिक काफूर। ये IAS प्री 1995 का प्रश्न है। देखते हैं, मानचित्र में निर्दिष्ट मार्ग का अनुसरण सल्तनत काल में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर ने अपनी दक्षिण विजय के दौरान किया था। 9वां प्रश्न है, किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? तो आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। ये देखिए, BPSC फिर से प्रश्न पूछ रही है अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल से। 39वें BPSC में पूछा गया है। अगला प्रश्न इसकी व्याख्या है कि अलाउद्दीन की राजस्व और लगान व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य एक शक्तिशाली और निरंकुश राज्य की स्थापना करना था। उसने उन सभी व्यक्तियों से भूमि छीन ली जिन्हें वह मिल्क, राज्य द्वारा प्रदत्त संपत्ति, इनाम, इंदरात, पेंशन तथा वक्फ, धर्मार्थ प्राप्त हुई भूमि आदि के रूप में मिली थी। फलतः खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई। ठीक है, अब 10वां प्रश्न देखते हैं, किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया था? तो इसमें है ऑप्शन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज तुगलक। तो इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी भी और मोहम्मद तुगलक भी। तो यहाँ पे ई ऑप्शन होना चाहिए था, लेकिन ये झारखंड PCS का प्रश्न है, उसमें ये ऑप्शन है नहीं, तो इसका स्टार दिया होगा। अच्छा, BNC दिया है। ठीक है, BNC। चलिए आगे बढ़ते हैं, व्याख्या देख लेते हैं पहले। अलाउद्दीन खिलजी ने उपज का 50% भूमि कर खराज के रूप में निश्चित किया। अलाउद्दीन खिलजी भारत का प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व निश्चित किया था। इसने भूमि की पैमाइश कराकर लगान निर्धारित किया था। अलाउद्दीन ने 2 नवीन कर, मकान कर यानी घड़ी कर और चराई कर लगाए थे। सोचिए, मकान कर भी लगा रहा था अलाउद्दीन। ठीक है, उसके पश्चात मोहम्मद बिन तुगलक ने भी दोआब में भूमि कर 50% कर दिया था, लेकिन मोहम्मद तुगलक की राजस्व मांग अनुमान पर आधारित थी जबकि अलाउद्दीन खिलजी की पैमाइश पर। तो मोहम्मद तुगलक की राजस्व मांग किस पर थी? आधारित, अनुमान पर आधारित थी, और अलाउद्दीन खिलजी की पैमाइश पर। ठीक है, 11वां प्रश्न, सुल्तान जिसने बढ़ाकर भू राजस्व का उपज 50% कर दिया था वह कौन था? ये रिपीट हो रहा है प्रश्न, ये था मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी। यहाँ पे नोटिस कीजिए, पहले झारखंड PCS ने पूछा। ठीक है, सेम प्रश्न रिपीट किया उत्तराखंड PCS 2016 में। ठीक है, अब आगे देखते हैं, किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? तो फिर से यहाँ पे आ गया मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी। तो ये BPSC का प्रश्न, 64वें BPSC का प्रश्न है, तो आंसर ई हो जाएगा। ये 2016 में पूछा गया उत्तराखंड PCS द्वारा, ये 2018 में पूछ लिया BPSC ने। ठीक है, देखते हैं व्याख्या। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व व्यवस्था के पुनर्गठन में विशेष रुचि ली। उसने उपज का 1/2 भाग राजस्व के रूप में वसूलना आरंभ किया। वह दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने पैमाइश एवं प्रति विस्वा उपज के आधार पर भू राजस्व निर्धारित करने की नीति अपनाई। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने केवल दोआब में अनुमान के आधार पर, किसके आधार पर? अनुमान के आधार पर उपज का आधा भाग राजस्व के रूप में वसूलने का आदेश दिया था। किसानों के विद्रोह के कारण कालांतर में उसने राजस्व वृद्धि का यह आदेश वापस ले लिया था। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। 13वां प्रश्न, निम्न कथनों पर विचार कीजिए जो अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। उसने कृषि जमीनों की पैमाइश के बाद जमीन की मालगुजारी वसूल की, तो ये तो सही है। फिर उसने लगान व्यवस्था को अपनी पूरी सल्तनत में लागू किया, तो ये तो गलत हो जाएगा भाई। फिर उसने प्रांतों के गवर्नरों के अधिकारों को समाप्त किया, तो ये सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसका क्या आंसर दिया हुआ है। तो इसका आंसर है C 1 और 3। ठीक है, इसमें कि अलाउद्दीन की लगान व्यवस्था संपूर्ण साम्राज्य में समान रूप से लागू नहीं की जा सकती थी। भूमि की पैमाइश करके किसानों से सरकारी कर्मचारियों द्वारा लगान वसूल की जाने की व्यवस्था दिल्ली और उसके समीपवर्ती क्षेत्रों में लागू की गई थी। अलाउद्दीन पहला सुल्तान था जिसने भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूल करना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से पूछ सकता है कि वह पहला सुल्तान कौन था जिसने भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूलना प्रारंभ किया? तो आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। आगे है कि अपनी व्यवस्था को लागू करने के लिए अलाउद्दीन ने एक पृथक विभाग दीवान-ए-मुस्तखराज की स्थापना की। किसकी स्थापना की? दीवान-ए-मुस्तखराज की। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से पूछ सकता है। अलाउद्दीन ने परंपरागत लगान अधिकारियों जिसमें खुद, मुकदम एवं चौधरी से लगान वसूल करने का अधिकार छीन लिया था। उसने सारे विशेषाधिकार समाप्त कर दिए। उनकी भूमि पर से कर लिया जाने लगा और बाकी अन्य सभी कर भी लिए गए, जिसके कारण खुद यानी जमींदार और बलाहार साधारण किसान में कोई अंतर नहीं रहा। ठीक है, अब 14वें प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ पे कथन ए और कथन दिया है और कारण दिया है। ठीक है, इसमें देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल्य नियंत्रण लागू किया था। वह दिल्ली में अपने राजभवन के निर्माण में लगे हुए कारीगरों को कम वेतन देना चाहता था, तो ये तो गलत लग रहा है। चलिए देखते हैं इसका आंसर C। ए सही है परंतु आर गलत है। ठीक है, देखते हैं इसकी व्याख्या। अलाउद्दीन ने मूल्य नियंत्रण की नीति लागू की थी। अलाउद्दीन ने अपने बाजार नियंत्रण की सफलता के लिए कुशल कर्मचारी नियुक्त किए।
उसने मलिक कबूल को सहना या बाजार का अधीक्षक नियुक्त किया। उसके कार्य में सहायता देने के लिए घुड़सवारों और पैदल व्यक्तियों की विशाल टुकड़ी दी गई। उसे विस्तृत अधिकार दिए गए। वह सारे व्यापारियों पर नियंत्रण रखता था और बाजार की कीमतों पर उतार चढ़ाव तथा बाजार की सामान्य स्थिति की सूचना सुल्तान को देता था। बर्नी इन बाजार सुधारों का उद्देश्य मंगोलों के विरुद्ध एक विशाल सेना तैयार करना तथा हिंदुओं में विद्रोह के विचार न पनपने देना बताता है। ठीक है, कारीगरों को कम वेतन देने से इनका कोई संबंध नहीं था। तक कथन सही है किंतु कारण गलत है। अगले पृष्ठ पे चलते हैं। 15वां प्रश्न, निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किए थे? तो आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। एमपीपी से 2014 का प्रश्न। 16वां प्रश्न, निम्न मुस्लिम बादशाहों में किस एक ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया? तो आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। ये कितनी बार पूछा? 1998 में पूछा है यूपी लोअर में, फिर यूपी पीएससी में पूछा है 2010 में, फिर यूपी लोअर में 2004 में। देखते हैं इसमें व्याख्या। सल्तनत काल में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बाजार नियंत्रण या मूल्य नियंत्रण पद्धति को लागू किया गया था। अलाउद्दीन ने केंद्र में एक बड़ी और स्थायी सेना रखी तथा उसे नगद वेतन दिया। ऐसा करने वाला वह दिल्ली का पहला सुल्तान था। उस सेना का व्यय बहुत अधिक था। बर्नी के अनुसार यदि उतनी बड़ी सेना को साधारण वेतन भी दिया जाता तो राज्य का खजाना 5 या 6 वर्ष में ही समाप्त हो जाता। अतः अलाउद्दीन ने सेना के खर्च में कमी करने के लिए सैनिकों के वेतन में कमी की, परंतु उसके सैनिक सुविधापूर्वक रह सके इसलिए उसने वस्तुओं के मूल्य निश्चित किए और उनकी दरें कम कर दी। ये बहुत अच्छा कारण फैक्ट दिया हुआ है यहाँ पे कि बर्नी ने ये बताया कि सैनिकों को कोई सुविधा में कमी ना हो, इसलिए मूल्य निश्चित कर दिए उसने वस्तुओं के। ठीक है, आगे 17वां प्रश्न, बाजार नियंत्रण प्रथा लागू की थी किसने? तो आंसर जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। फिर बाजार कीमतों को नियंत्रित करने के अलाउद्दीन खिलजी के प्रयास ने क्या किया? तो बहुत सफलता प्राप्त की। ये कैसा ऑप्शन है भाई? चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखते हैं व्याख्या। अलाउद्दीन का आर्थिक सुधार एक बड़ी सेना का भरण पोषण, कालाबाजारी को रोकना और विद्रोहों पर अंकुश लगाने के लिए था। इन सब के लिए सुल्तान ने बाजार में मूल्य नियंत्रण के लिए कई नियम और प्रमुख अधिकारियों की नियुक्ति की। उसने मलिक कबूल को सहना या बाजार अधीक्षक नियुक्त किया और उसको मूल्य में स्थिरता बनाए रखने के लिए कई सहायक और विस्तृत अधिकार दिए, जिससे नियमों को उसने बड़ी कठोरता से लागू किया। इसका परिणाम हुआ कि मुनाफाखोरी और कालाबाजारी बंद हो गई। 19वें प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की? तो आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। मतलब ये तो अच्छे कुछ काम तो अच्छे किए थे उसने, भले थोड़ा क्रूर शासक था। इसमें देखते हैं कि सल्तनत कालीन शासक अलाउद्दीन खिलजी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की। फिर 20वां प्रश्न है, सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ की? ये देखिए यहाँ पे ये यूपी पीसीएस मेंस 2010 का प्रश्न है। सेम प्रश्न कहाँ रिपीट कर रहा है? 66वीं बीपीएससी री एग्जाम 2020 में रिपीट किया है। ठीक है, जहाँ पे पेपर लीक हो गया था सेंटर पे, उसके जो री एग्जाम कंडक्ट करवाए गए उसमें ये प्रश्न पूछा है कि सल्तनत काल में सार्वजनिक वितरण प्रणाली किसने प्रारंभ की? तो आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। फिर 21वां प्रश्न, घड़ी अथवा गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो ये हमने अभी पढ़ा था, अलाउद्दीन खिलजी था। तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाए गए 2 नवीन कर थे, घड़ी कर जो कि घरों एवं झोपड़ियों पर लगाया जाता था तथा चराई कर जो कि दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था। अब 22वां प्रश्न है, 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच की सीमा क्या थी? तो आंसर हो जाएगा रावी थी सीमा। ठीक है, आगे 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने, एक मिनट उससे पहले यहाँ पे व्याख्या दिया हुआ है, व्याख्या देख लेते हैं। 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली सल्तनत एवं मंगोलों के बीच सीमा रावी नदी थी। 1306 ईस्वी में कबक के नेतृत्व में मंगोल आक्रमण हुआ, जिसे रावी नदी के तट पर मलिक काफूर और गाजी मलिक द्वारा रोक दिया गया था और रावी नदी मंगोल और खिलजी साम्राज्य की सीमा बन गई थी। 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित में किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया? आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे व्याख्या। अलाउद्दीन खिलजी ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया था। इसने सीमा प्रांतों की सुरक्षा के लिए सैनिकों की संख्या बढ़ाने, प्रशासन को व्यवस्थित करने हेतु सीमावर्ती किलों की मरम्मत करवाई। मंगोलों के मार्गों पर बसे हुए अनुभवी अमीरों और फौजी सरदारों की एकताओं में भी सेना की टुकड़ियां तैनात की गई। 24वां प्रश्न, निम्नलिखित युगों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? इधर रियासत है, इधर शासक है, तो इसका वारंगल का रामचंद्र देव नहीं होगा। यहाँ पे देखते हैं व्याख्या। अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत पर आक्रमण के समय देवगिरी के शासक रामचंद्र देव था, हमने पीछे भी पढ़ा था। रामचंद्र देव की मृत्यु के बाद उनका पुत्र शंकर देव शासक बना। तेलंगाना में काकतीय वंश का शासन था। यहाँ का शासक प्रताप रुद्र देव द्वितीय था। इसकी राजधानी वारंगल थी। शेष अन्य विकल्प सही सुमेलित थे। 25वां प्रश्न, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था? तो आंसर हो जाएगा मुबारक खिलजी। ये अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के पश्चात मलिक काफूर ने मुबारक खिलजी को कैद कर कारावास में डाल दिया था।
बाद में कैद से मुक्त होकर वह सुल्तान बना। उसने स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया तथा अल इमाम खिलाफत उल्लाह की उपाधि धारण की। ठीक है, क्या क्या उपाधि धारण की? अल इमाम और खिलाफत उल्लाह। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे तुगलक वंश आता है। ठीक है, तुगलक वंश के कुछ प्रश्न देखते हैं हम लोग। यहाँ पे पहला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? तो ये सभी को पता होगा, गाजी मलिक। यूपीपीसीएस 1999 का प्रश्न है। व्याख्या देखते हैं। अलाउद्दीन के सेनापतियों में गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक तुगलक वंश का प्रथम शासक था। कौन था? गाजी मलिक तुगलक वंश का प्रथम शासक था। उसने तुगलक वंश की स्थापना की। गयासुद्दीन तुगलक अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में कई महत्वपूर्ण अभियानों का अध्यक्ष था तथा उसे दीपालपुर का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। 29 अवसरों पर उसने मंगोलों के विरुद्ध युद्ध किया। कितने अवसरों पर? 29 अवसरों पर। उन्हें भारत से बाहर खदेड़ा, इसलिए वह मलिक उल गाजी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। खुसरो शाह को समाप्त करके उसने दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार कर लिया तथा 8 सितंबर 1320 को सुल्तान बना। इसका एक नाम गाजी बेग तुगलक या गाजी तुगलक भी था। ठीक है, क्या नाम था? गाजी बेग तुगलक या गाजी तुगलक। इसका कारण इतिहास में उसके उत्तराधिकारियों को भी तुगलक पुकारा जाने लगा और उसका वंश तुगलक वंश कहलाया। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? तो आंसर हो जाएगा तुगलक वंश का। ये एमपीपी से 2017 का प्रश्न है। आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, कृषि को समुन्नत करने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में 13वीं शताब्दी का निम्नलिखित में से पहला शासक होने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो आंसर इसका गयासुद्दीन तुगलक को। देखते हैं यहाँ पे कि तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी और गयासुद्दीन तुगलक ने कृषकों की स्थिति में सुधार के लिए अनेक प्रयास किए। उसने मुकदम तथा खूतों को उनके पुराने अधिकार लौटा दिए। गयासुद्दीन ने लगान निश्चित करने में बटाई का प्रयोग फिर से प्रारंभ कर दिया। ऋणों की वसूली को बंद करवा दिया। भू राजस्व की दर को 1/3 किया तथा सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया। सिंचाई हेतु नहर निर्माण कराने वाला गयासुद्दीन पहला शासक था। ठीक है, गयासुद्दीन पहला शासक था। चौथा प्रश्न, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया? तो ये हो जाएगा तुगलक वंश। ठीक है, यहाँ देखते हैं, गुलाम वंश के सुल्तानों ने 1206 से 1290 ईस्वी तक शासन किया। खिलजी वंश ने 1290 से 1320 ईस्वी तक शासन किया। लोधी वंश के शासकों ने 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक शासन किया और तुगलक वंश के शासकों ने 1320 से 1412 ईस्वी तक शासन किया। इस प्रकार तुगलक वंश का शासन सबसे दीर्घकालिक था। ठीक है, पांचवा प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था, वो कौन था? आंसर हो जाएगा एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक। ये यूपीपीसीएस 2012 का प्रश्न है। इसमें देखते हैं व्याख्या कि दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 सर्वाधिक विद्वान एवं शिक्षित शासक था। वह खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में निपुण था। छठा प्रश्न है, अमीर को ही एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया? तो ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक या फिर मोहम्मद बिन तुगलक या सिकंदर लोदी। आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। ये कहाँ पूछा हुआ है? झारखंड पीसीएस प्री 2003 में पूछा गया और यूपी पीसीएस मेंस 2004 में पूछा गया। ठीक है, तो देखते हैं इसका व्याख्या कि मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि की उन्नति के लिए एक नए विभाग दीवान ए अमीर कोही की स्थापना की। इस विभाग का मुख्य कार्य कृषकों को प्रत्यक्ष सहायता देकर अधिक भूमि कार्य के अधीन लाना था। 60 वर्ग मील की भूमि का एक लंबा टुकड़ा इस कार्य के लिए चुना गया। कितना? 60 वर्ग मील की भूमि का एक लंबा टुकड़ा इस कार्य के लिए चुना गया। भूमि पर कृषि सुधार किए गए और फसल चक्र के अनुरूप हेर फेर के साथ विभिन्न फसलों की खेती की गई। सातवां प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की एवं फसल चक्र की योजना बनाई? तो अभी हमने पढ़ा था मोहम्मद बिन तुगलक। ये फिर से रिपीट किया है। आठवां प्रश्न, दीवाने कोही किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है मोहम्मद बिन तुगलक से। फिर मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया? तो ये सबको पता होगा, दौलताबाद, दिल्ली से दौलताबाद। मोहम्मद तुगलक के प्रयोगों में एक सबसे महत्वपूर्ण था राजधानी दिल्ली से दौलताबाद देवगिरी ले जाना। मोहम्मद तुगलक द्वारा राजधानी परिवर्तन के विभिन्न कारण बताए गए हैं। बर्नी के अनुसार साम्राज्य के केंद्र में होने के कारण देवगिरी को राजधानी बनाया गया था। 10वां प्रश्न, दिल्ली से दौलताबाद राजधानी के स्थानांतरण का आदेश किसने दिया था? सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने, गयासुद्दीन तुगलक ने, सुल्तान मुबारक ने या फिर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने? तो इसका आंसर हो जाएगा सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने। अभी हमने पढ़ा ही था। 11वां प्रश्न, भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया? तो आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। व्याख्या देखते हैं, मोहम्मद तुगलक ने अपने समय में विभिन्न प्रकार के सिक्के चलाए और उन सभी का उचित मूल्य निश्चित किया, परंतु सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन उसकी एक विशिष्टता रही। बर्नी के कथनानुसार खजाने में चांदी की कमी और साम्राज्य विस्तार की नीति को कार्य रूप में परिणत करने की वजह से मोहम्मद बिन तुगलक को सांकेतिक मुद्रा चलानी पड़ी। ईरान में कैरवात खां के समय में सांकेतिक मुद्रा चलाई गई।
कहा ईरान में कैरवात खां के समय में सांकेतिक मुद्रा चलाई गई थी। यद्यपि वहां यह प्रयोग असफल हुआ था, परंतु चीन में कुबलाई खां के समय में सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग सफलतापूर्वक किया गया था। जैसे मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में यदि मेंस में आता है प्रश्न, तो वहां पे ये सांकेतिक मुद्रा का यदि हम जिक्र करते हैं, उसी समय यदि ईरान में जो सांकेतिक मुद्रा चलाई गई और चीन में जो सांकेतिक मुद्रा चलाई गई, इन दोनों का भी जिक्र कर देते हैं ना, तो एक पॉइंट बढ़ जाता है, आंसर इनहांस हो जाएगा हमारा। तो यहाँ से ये फैक्ट हम लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं कि संभवतः नवीन अन्वेषणों का प्रयोग करने वाले मोहम्मद तुगलक ने उन देशों से प्रेरणा प्राप्त की। आधुनिक इतिहासकारों का यह भी कहना है कि उसके समय में संपूर्ण विश्व में चांदी की कमी हो गई थी और भारत में तो बहुत ही कमी थी, इसी कारण उसने सांकेतिक मुद्रा चलाई। अब 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन पहला सुल्तान था जिसने भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया? आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। ये यूपीपीसीएस मेंस 2017 का प्रश्न है। ठीक है, देखते हैं इसका व्याख्या कि मोहम्मद तुगलक का शासनकाल क्रांतिकारी योजनाओं के लिए जाना जाता है, जिसमें उसकी प्रमुख योजना मुद्रा व्यवस्था से संबंधित थी। सुल्तान ने तांबे तथा इसे मिश्रित कांसे के सिक्के जारी किए, जिनका मूल्य तत्कालीन जारी चांदी के सिक्के के बराबर था, जिसे सांकेतिक मुद्रा कहा गया। ऐसा प्रयोग करने वाला मोहम्मद बिन तुगलक भारत का पहला सुल्तान था। यह योजना बाजार में अव्यवस्था उत्पन्न होने के कारण असफल रही। 13वां प्रश्न, जब उसने राजत्व यानी किंगशिप प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है? ऑप्शन ए है इल्तुतमिश, बी है बलबन। आगे देखते हैं, सी अलाउद्दीन और डी मोहम्मद तुगलक। आंसर हो जाएगा मोहम्मद तुगलक। ये कब पूछा है? 46वीं बीपीएससी में। ठीक है, जियाउद्दीन बर्नी ने उक्त कथन मोहम्मद तुगलक के लिए कहा है। उसने अपनी पुस्तक तारीख ए फिरोजशाही में इसका वर्णन किया है। 14वां प्रश्न देखते हैं, कथन ए और कारण आर। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया जो इब्न बतूता द्वारा दिनार कहलाया। फिर कारण है, मोहम्मद बिन तुगलक पश्चिम एशिया तथा उत्तरी अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार में अभिवृद्धि के लिए स्वर्ण सिक्कों की टोकन मुद्रा जारी करना चाहता था। तो आंसर इसका होगा कि ए सही है परंतु आर गलत है। ठीक है, ए तो सही है लेकिन आर गलत है। ये ISPRI 2006 का प्रश्न है। इसमें देखते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जारी स्वर्ण के सिक्कों को इब्न बतूता मोरक्को का यात्री द्वारा दिनार की संज्ञा दी गई थी। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी सैन्य शक्ति में अभिवृद्धि के लिए तांबे के सिक्कों की टोकन मुद्रा जारी करना चाहता था, न कि पश्चिम एशियाई देशों तथा उत्तरी अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार करने के लिए स्वर्ण का टोकन मुद्रा। अतः कथन ए सही है परंतु आर गलत है। 15वां प्रश्न देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार कीजिए कि मोहम्मद तुगलक की प्रतीक मुद्रा योजना असफल सिद्ध हुई और कारण है कि मोहम्मद तुगलक का मुद्रा निर्गमन पर उचित नियंत्रण नहीं था। ये दोनों सही है, ए भी सही है और आर भी सही है। तो आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या है ए की। ये यूपीपीसीएस 2006 का प्रश्न है। ऐसा प्रश्न देखते ना अच्छा लगता है थोड़ा सा कि मतलब ढंग का प्रश्न पूछा गया। अब वैसे गंदे फैक्ट वाले प्रश्न थोड़े से नहीं हो पाता सॉल्व और अच्छा भी नहीं लगता, क्या कर रहे हो गंदे फैक्ट देखे भाई। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं हम लोग। ये बरनी मोहम्मद तुगलक की 5 मुख्य योजनाओं का विशेष रूप से उल्लेख करता है। कितनी? 5 मुख्य योजनाओं का। पहला है दोआब की कर में वृद्धि, दूसरा है देवगिरी को राजधानी बनाना, तीसरा है सांकेतिक मुद्रा जारी करना, चौथा है खुरासान पर आक्रमण और पांचवा है कराची की ओर अभियान। ठीक है, एक मिनट इसको मैं क्लियर कर दूं जरा। तो हमने क्या क्या देखा? उसकी 5 मुख्य योजनाएं। पहला है दोआब के कर में वृद्धि, दूसरा है देवगिरी को राजधानी बनाना, तीसरा सांकेतिक मुद्रा जारी करना, चौथा खुरासान पर आक्रमण और पांचवा कराची की ओर अभियान। आगे देखते हैं कि सांकेतिक मुद्रा या प्रतीक मुद्रा योजना की असफलता का मुख्य कारण सिक्का ढालने पर राज्य का नियंत्रण न होना था। प्रतीक मुद्रा का मूल्य चांदी के मुद्रा के मूल्य के बराबर रखा गया, जिसके कारण अनेक जाली टकसाल बन गए। लगान जाली सिक्कों से दिया जाने लगा था। ठीक है, जाली सिक्का चलन में आ गया था। 16वां प्रश्न देखते हैं, मूर देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था? आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। यहाँ पे इब्न बतूता 1333 ईस्वी से 1347 ईस्वी मोरक्को मूल का अफ्रीकी यात्री था। यह मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल 1325 से 1351 ईस्वी में भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। 17वां प्रश्न देखते हैं, मध्यकालीन यात्री एवं लेखक इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो आंसर हो जाएगा मोरक्को। ये बार बार पूछता है, छत्तीसगढ़ पीसीएस 2019 में पूछा है। 18वां प्रश्न है, इब्न बतूता भारत में किसके शासनकाल में आया था? तो आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। फिर किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण किया है? तो आंसर हो जाएगा इब्न बतूता। यूपी पीसीएस 2000 और उत्तराखंड पीसीएस 2002 का प्रश्न है। देखते हैं यहाँ पे व्याख्या कि सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण हमें इब्न बतूता की यात्रा वृत्तांत द्वारा प्राप्त होता है। यह मोरक्को के तांजीर प्रदेश का निवासी था और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। किताब उल रहला उसकी प्रसिद्ध पुस्तक है। यहाँ पे यात्री लोगों का देख रहे हैं आप, क्या महत्व थी उनकी। आज जो ब्लॉगर का काम है उस समय यात्री लोग करते थे, समझ रहे हैं।
चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं हम लोग। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन है कहाँ दफन है भाई? तो ये नालंदा में। कब पूछा है? पैसिटिव बीपीएससी 2019 में पूछा है, ठीक है। आगे, कश्मीर घाटी के अंतिम मुगल शासक यूसुफ शाह चक को मुगल सम्राट अकबर द्वारा निर्वासित किया गया था। निर्वासन के दौरान यूसुफ शाह चक की मृत्यु 1592 ईस्वी में बिहार में हुई, जिसे नालंदा में दफनाया गया। 21वां प्रश्न, होली त्योहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो आंसर हो जाएगा MBT मोहम्मद बिन तुगलक। देखते हैं इसका ये व्याख्या। दिल्ली के सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक प्रथम सुल्तान था जो हिंदुओं के त्योहारों मुख्यतः होली में भाग लेता था। अब 22वां प्रश्न, दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर एक इतिहासकार ने कहा है राजा को प्रजा से मुक्ति मिली व उन्हें राजा से? आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। ये MPPCS 1997 का प्रश्न है। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में यदि कोई प्रश्न आता है मेंस में तो उसमें इस कथन से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। पहले ये कथन लिख देंगे, उसके बाद जो भी लिखना होगा प्रश्न के अकॉर्डिंग में मेंशन कर देंगे हम लोग, ठीक है। आगे, मोहम्मद बिन तुगलक जब दौलताबाद में था तभी तागी के नेतृत्व में गुजरात में एक विद्रोह हुआ। सुल्तान स्वयं इस विद्रोह को दबाने के लिए गुजरात गया। तागी पराजित हुआ और भागकर सिंध चला गया। सुल्तान गुजरात में शांति व्यवस्था स्थापित कर तागी को समाप्त करने के लिए सिंध की ओर रवाना हुआ। मार्ग में सुल्तान बीमार पड़ा और ठट्टा के निकट 20 मार्च 1351 ईस्वी को उसकी मृत्यु हो गई। उसके निधन पर बदायूनी ने लिखा है, किसने लिखा है? बदायूनी ने लिखा है कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ये कथन है, किसके द्वारा? बदायूनी के द्वारा दिया गया है MBT के संदर्भ में, इसको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। आगे है, इतिहासकार बदायूनी ने किसकी मृत्यु पर कहा था? इतिहासकार बदायूनी ने किसकी मृत्यु पर कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई? आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। ये कब पूछा? IAS प्री 1999 और UPPCS मेंस 2008 में पूछा है। 24वां प्रश्न, निम्न में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया था? तो आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। ये 45वीं BPSC 2001 का प्रश्न है। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने सामान्य लोगों की भलाई के लिए कुछ उपकर के कार्य किए। नियुक्ति के लिए एक दफ्तर, रोजगार दफ्तर खोलकर तथा प्रत्येक मनुष्य के गुण एवं योग्यता की पूरी जांच पड़ताल के बाद यथासंभव अधिक से अधिक लोगों को नियुक्ति देकर उसने बेरोजगारी की समस्या को हल करने का प्रयास किया था। ठीक है। 25वां प्रश्न, बेरोजगारों की सहायता दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की? तो अभी हमने पढ़ा था फिरोज शाह तुगलक। ठीक है। 26वां प्रश्न, दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवान ए खैरात स्थापित किया, वो कौन था? तो वो था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक संतों एवं धार्मिक व्यक्तियों को जागीर एवं संपत्ति दान करता था। उसने एक विभाग दीवान ए खैरात स्थापित किया था जो गरीब मुसलमानों, अनाथ स्त्रियों एवं विधवाओं को आर्थिक सहायता देता था और निर्धन मुसलमान लड़कियों के विवाह की व्यवस्था करता था। अगले पृष्ठ पे चलते हैं। 27वां प्रश्न है, निम्नलिखित में किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। ये कब पूछा है? 45वीं BPSC 2001 में पूछा है। देखते हैं इसकी व्याख्या कि फिरोज शाह तुगलक को दासों का बहुत शौक था। उसके दासों की संख्या संभवतः 1,80,000 तक पहुंच गई थी। उनकी देखभाल के लिए एक पृथक विभाग दीवान बंदगान का गठन किया गया था। उन दासों की शिक्षा का पूर्ण ध्यान रखा जाता था। प्रत्येक दास को 10 से 100 टंके के बीच का वेतन मिलता था तथा कभी कभी जागीरें भी मिलती थी। फिरोज का यह शौक राज्य के लिए हानिकारक सिद्ध हुआ। इस राज्य में 1,80,000 तक दास हो, आप समझ रहे हैं उस राज्य का राजस्व कहाँ जाएगा? मतलब आप सिर्फ शौक वगैरह पे ये सब चीजें इतनी खर्च कर रहे हैं। वैसे बहुत सारे काम किया था फिरोज शाह तुगलक ने, लेकिन फिर भी ये थोड़ा सा अधिक लगता है कि आप 1,80,000 दास रख रहे हैं सिर्फ राज्य में। आगे देखते हैं, मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही पूछ रहा है? तो इसका है फिरोज तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग स्थापित किया, ये सही है, बाकी सब गलत है। ठीक है। देखते हैं इसका व्याख्या कि मंगोलों से मुकाबला करने के लिए बलबन ने एक सैन्य विभाग दीवान-ए-अर्ज की स्थापना की। किसने की? दीवान-ए-अर्ज की स्थापना बलबन ने की थी। बलबन ने अपना सेना मंत्री दीवान-ए-अर्ज इमाद-उल मुल्क को बनाया था जो अत्यंत ईमानदार और परिश्रमी व्यक्ति था। बलबन ने उसे वजीर के आर्थिक नियंत्रण से मुक्त रखा ताकि उसे धन की कमी न हो। बलबन की सेना की अच्छी व्यवस्था का बहुत अधिक श्रेय इमाद-उल मुल्क को है। ठीक है। दूसरा, घोड़ों को दागने की प्रथा बलबन ने नहीं बल्कि अलाउद्दीन ने शुरू की थी। ये बहुत पूछता है प्रश्न, बार बार पूछा जाता है ये प्रश्न। तीसरा प्रश्न, मोहम्मद तुगलक के बाद उसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। चौथा अगला है कि फिरोज शाह तुगलक ने गुलामों के लिए एक अलग विभाग दीवान-ए-बंदगान की स्थापना की। फिरोज दासों का बहुत शौकीन था। 29वां प्रश्न है, सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की? तो आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं।
इसका पहले व्याख्या देखते हैं कि सल्तनत काल में ही सर्वप्रथम फिरोज शाह तुगलक ने ही लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी। ठीक है, सल्तनत काल में सर्वप्रथम फिरोज शाह तुगलक ने लोक निर्माण विभाग की स्थापना की। कहा जाता है कि फिरोज ने 300 नवीन नगरों का निर्माण कराया। उसके बाद बसाए गए नगरों में फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर और फिरोजाबाद प्रमुख थे। अपने बंगाल अभियान के दौरान उसने इकदला का नया नाम आजादपुर तथा पंडुआ का नया नाम फिरोजाबाद रखा। उसके राज्य का मुख्य वास्तुकार मलिक गाजी सहना था। प्रत्येक भवन की योजना को उसके व्यय अनुमान के साथ दीवान वजारत के सम्मुख रखा जाता था, तभी उस पर धन स्वीकार किया जा सकता था। 30वां प्रश्न देखते हैं, दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है वह कौन था? तो वह था फिरोज शाह तुगलक। या देखते हैं, फिरोज तुगलक का शासनकाल भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के कारण प्रसिद्ध रहा। सिंचाई की सुविधा के लिए उसने 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया। फिरोज तुगलक उलेमा वर्ग की स्वीकृति के पश्चात हक ए सर्ब नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। उन किसानों को जो सिंचाई के लिए शाही नहरों का पानी प्रयोग में लाते थे, अपनी पैदावार का 1/10 भाग सरकार को देना पड़ता था। ठीक है, 31वां प्रश्न, दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण करवाया? तो आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। ये 65वीं बीपीएससी का प्रश्न है। 32वां प्रश्न, हक ए सर्ब अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो कौन था ये? फिरोज शाह तुगलक। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है 33वां कि दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था? तो ये था फिरोज शाह तुगलक। ये यूपीपीसीएस 2011 का प्रश्न है। व्याख्या देखते हैं, फिरोज तुगलक द्वारा ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया गया था। उल्लेखनीय है कि उस समय तक ब्राह्मण इस कर से मुक्त रखे गए थे। फिरोज के इस कदम के विरुद्ध दिल्ली के ब्राह्मणों ने भूख हड़ताल की थी तथा अंत में दिल्ली के अन्य हिंदुओं ने ब्राह्मणों के हिस्से का जजिया स्वयं देने का निर्णय लिया था। मतलब क्या निष्कर्ष निकलता है कि ब्राह्मणों ने जजिया नहीं दिया, उनके बदले अन्य जो हिंदू थे, अन्य वर्ग के हिंदू, वो लोग जजिया दिए उनके बदले में। 34वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? तो आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। ये कब पूछा गया है? 44वीं बीपीएससी में। तो ध्यान देना, बीपीएससी रिपीट करती है बार बार प्रश्न। तो फिरोज शाह तुगलक ने बागवानी में अपनी अभिरुचि के कारण दिल्ली के निकट 1200 नए फलों के बाग लगाए तथा उसने अपने बागों में फलों की गुणवत्ता सुधारने के भी उपाय किए थे। 35वां प्रश्न है, टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ दिल्ली कौन लाया? तो ये लाया था फिरोज शाह तुगलक। यूपीपीसीएस 1996 का प्रश्न है, लेकिन बीपीएससी भी पूछ सकती है या फिर कोई भी एग्जाम रिपीट कर सकता है इसको। देखते हैं इसकी व्याख्या कि फिरोज शाह तुगलक की विशिष्टता यह थी कि उसने अपने पूर्ववर्ती राजाओं और कुलीन पुरुषों के भवनों की मरम्मत कराने एवं पुनः निर्मित कराने पर बहुत ध्यान दिया। उसके द्वारा अशोक के 2 स्तंभों को मेरठ एवं टोपरा अम्बाला जिले से दिल्ली लाया गया। टोपरा वाले स्तंभ को महल तथा फिरोजाबाद की मस्जिद के निकट पुनः स्थापित कराया गया। मेरठ वाले स्तंभ को दिल्ली के वर्तमान बड़ा हिंदू अस्पताल के निकट एक कशके शिकार या आखेट स्थान के पास पुनः स्थापित किया गया। ठीक। 36वां प्रश्न, दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? तो लाया था फिरोज शाह तुगलक। आगे चलते हैं। 37वां प्रश्न है, दिल्ली के किस सुल्तान ने इस उद्देश्य से एक अनुवाद विभाग की स्थापना की कि उससे दोनों संप्रदाय के लोगों में एक दूसरे के विचारों की समझ बेहतर हो सकेगी? तो आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली के सुल्तान फिरोज तुगलक ने एक अनुवाद विभाग की स्थापना की जिससे कि उससे हिंदू या मुस्लिम दोनों संप्रदाय के लोगों में एक दूसरे के विचारों की समझ बेहतर हो। उसने कुछ संस्कृत ग्रंथों का फारसी में भी अनुवाद कराया था। 38वां प्रश्न है, राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? तो आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। देखते हैं व्याख्या, राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक फिरोज तुगलक था। उसने दारुल सफा नामक एक खैराती अस्पताल की भी स्थापना की और उसमें कुशल हकीम रखे। हकीम, ठीक है। 39वां प्रश्न है, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा क्या था? तो ये था एक खैराती अस्पताल। कब पूछा? यूपीपीसीएस प्री 2013 और 53वीं से 55वीं बीपीएससी प्री 2011। तो जो लोग भी 67वीं बीपीएससी का एग्जाम देने वाले हैं, जो दोबारा होने वाला है, जो कि री एग्जाम होगा, तो वो लोग ध्यान रखिए कि ये प्रश्न फिर से पूछा जा सकता है कि दारुल सफा क्या था। तो ये क्या था? खैराती अस्पताल। या फिर पूछा जा सकता है कि दारुल सफा जो कि एक खैराती अस्पताल था किसने चलाया था? तो ये हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। ये सब गड़बड़ करके नहीं आना है, ठीक है। 40वां प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? तो आंसर हो जाएगा नासिर उद्दीन महमूद। ये आईएएस प्री 2004 का प्रश्न है। देखते हैं व्याख्या, नासिर उद्दीन महमूद 1394 से 1412 ईस्वी तुगलक वंश का अंतिम शासक था। इसके शासनकाल में ख्वाजा जहां ने जौनपुर के स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। पंजाब का सूबेदार खिजर खां स्वतंत्र होकर दिल्ली को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करने लगा। फिरोज के एक अन्य पुत्र नुसरत शाह ने नसरुद्दीन को चुनौती दी।
फलस्वरूप तुगलक वंश दो भागों में विभाजित हो गया और दोनों शासकों ने एक ही साथ दिल्ली के छोटे से राज्य पर शासन किया। नसरुद्दीन दिल्ली में रहा और नुसरत शाह फिरोजाबाद में। नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में मध्य एशिया के महान मंगोल सेनानायक तैमूर ने भारत पर आक्रमण 1398 ईस्वी में किया। यह कथन इसी शासक के लिए प्रचलित था। शहंशाह की सल्तनत दिल्ली से पालम तक फैली हुई है। ठीक है, शहंशाह की सल्तनत दिल्ली से पालम तक फैली हुई है। 41वां प्रश्न देखते हैं, तैमूर ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? इस पे स्टार दे रखा है, देखते हैं इसका क्या है व्याख्या। कि भारत पर तैमूर का आक्रमण वस्तुतः तुगलक शासक नसरुद्दीन महमूद के काल में 1398 ईस्वी में हुआ था। भारत पर आक्रमण करने के उद्देश्य को तैमूर ने स्वयं स्पष्ट किया था। उनमें से एक था काफिरों से युद्ध तथा उनका विनाश तथा दूसरा था धन प्राप्ति। जनवरी 1399 में तैमूर फिरोजाबाद, मेरठ, हरिद्वार, कांगड़ा और जम्मू होता हुआ वापस लौटा। जाने से पहले उसने खिज्र खां को मुल्तान, दीपालपुर और लाहौर का सूबेदार नियुक्त किया। उपयुक्त समस्त प्रश्नगत विकल्प गलत है। ठीक है, यहाँ पे एक फैक्ट याद आया मुझे, बीपीएससी में ये पूछा हुआ है कि दिल्ली से पालम तक किसका सल्तनत फैला हुआ था। ये जो टर्म है ना, कि शहंशाह की सल्तनत दिल्ली से पालम तक फैली हुई थी, ये पूछा हुआ है बीपीएससी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नसरुद्दीन महमूद। ठीक है, आगे देखते हैं। तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? तो ये किया था 1398 ईस्वी में। ये एमपीपीसी 2005 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो आंसर हो जाएगा सैयद वंश। ये 45वें बीपीएससी प्री 2001 का प्रश्न है। तैमूर के आक्रमण 1398 ईस्वी ने दिल्ली सल्तनत एवं तुगलक वंश दोनों को ही नष्ट कर दिया। 1412 ईस्वी में नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु के साथ ही तुगलक वंश का अंत हो गया। 1413 ईस्वी में सरदारों ने दौलत खां को दिल्ली का सुल्तान चुना, परंतु उसे खिज्र खां ने पराजित कर दिया। वह तैमूर द्वारा नियुक्त लाहौर का सूबेदार था। तैमूर के आक्रमण के पश्चात 1414 ईस्वी में उसने दिल्ली पर अधिकार कर एक नए वंश सैयद वंश की नींव डाली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 44वां प्रश्न है, निम्न को उनके कालक्रमानुसार क्रमबद्ध कीजिए। तो इसको लगाना है, तो पहले हो जाएगा रुकनुद्दीन, फिर है मुबारक खान, तीसरा फिरोज शाह तुगलक, फिर आलम शाह। तो ये सही दिया हुआ है। यहाँ पे देखते हैं, रुकनुद्दीन 1236 ईस्वी में था, ये इल्तुतमिश का बेटा था। मुबारक खान 1316 से 1320 ईस्वी में, फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 ईस्वी और आलम शाह 1445 से 1451 ईस्वी। ठीक है, रुकनुद्दीन 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद शासक बना, जबकि इल्तुतमिश ने रजिया को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। मुबारक खान 1316 ईस्वी में मुबारक खिलजी के नाम से दिल्ली का सुल्तान बना। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 ईस्वी तक दिल्ली का सुल्तान रहा तथा सैयद वंशी शासक आलम शाह 1445 से 1451 ईस्वी तक दिल्ली का सुल्तान रहा। ठीक है, अब आगे आता है लोधी वंश। देखते हैं यहाँ पे, यहाँ पे है पहला प्रश्न कि निम्नलिखित सल्तनत शासकों में कौन अफगान मूल के थे? तो आंसर हो जाएगा लोधी। व्याख्या है कि दिल्ली सल्तनत में लोधी वंश के शासक अफगान मूल के थे। ठीक है, लोधी वंश की स्थापना बहलोल लोधी ने 1451 ईस्वी में किया था। इस वंश का शासनकाल 1451 से 1526 ईस्वी तक रहा। अंतिम लोधी शासक इब्राहिम लोधी था, जिसको 1526 ईस्वी में पानीपत के युद्ध में पराजित करके बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी। ठीक है, दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? तो इसका सही कालानुक्रम है बहलोल खान लोधी, फिर सिकंदर शाह, फिर है इब्राहिम लोधी। आगे चलते हैं, आगे है यहाँ पे देखते हैं पहले व्याख्या। उपयुक्त अफगान शासकों का दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने का सही कालानुक्रम निम्न प्रकार है। बहलोल खान लोधी 1451 से 1489 ईस्वी, दूसरा सिकंदर लोधी 1489 से 1517 ईस्वी और इब्राहिम लोधी 1517 से 1526 ईस्वी। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, दिया गया मानचित्र किस लोधी सुल्तान से संबंधित है और मानचित्र में ए से चिन्हित स्थान किस नगर को निरूपित करता है? यहाँ पे ए दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये बहलोल लोधी और जौनपुर। आईएएस प्री 1999 का प्रश्न है, दिया गया मानचित्र बहलोल लोधी का साम्राज्य इंगित करता है। इसमें ए से जौनपुर नगर चिन्हित है। जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाता था। ठीक है, चौथा प्रश्न है, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को किस युद्ध में परास्त किया था? तो ये खातौली के युद्ध में परास्त किया था। ठीक है, 1518 में महाराणा सांगा और इब्राहिम लोधी के मध्य खातौली का युद्ध हुआ। इस युद्ध में इब्राहिम लोधी पराजित हुआ था। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? ये सिकंदर लोधी हो जाएगा। ये कब पूछा गया? 44वीं बीपीएससी प्री 2000 और यूपीपीसीएस प्री 1993 का प्रश्न है। फिर से रिपीट कर सकता है, इसमें क्या है?
फिर है 1504 ईस्वी में, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण के ध्येय से यमुना नदी के किनारे आगरा नामक नवीन नगर बसाया और इसे अपनी राजधानी बनाया। उसने कृषि और व्यापार की उन्नति के लिए प्रयत्न किया। नाप का पैमाना गज ए सिकंदरी उसी के समय में आरंभ किया गया। वह गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था। ठीक है, किस नाम से लिखता था? गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था। कौन? ये सिकंदर लोदी। कितने सारे फैक्ट मिल जा रहे हैं व्याख्या में, तो व्याख्या भी ध्यान से सुनिए आप लोग। ठीक है, छठा प्रश्न है, किस मध्ययुगीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने और मुझे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय जाता है? तो आंसर जगह सिकंदर लोदी। रिपीट करता है, यूपीपीसीएस में 2008 और 2011 में पूछा गया है। सातवां है, आगरा नगर की स्थापना किस शासक ने की? तो आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी। ये छत्तीसगढ़ में पूछा है। आठवां प्रश्न है, निम्न में से किसने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की? आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी। नौवां प्रश्न, निम्न में से किसने आगरा की स्थापना की? तो आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी ने। कितनी बार पूछा हुआ है? यूपीपीसीएस 2011, यूपीपीसीएस 2004, 10, 5। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे 10वां प्रश्न है कि निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है? तो कौन जाना जाता है भाई? सिकंदर लोदी। देखते हैं इसका व्याख्या कि सिकंदर लोदी ने भूमि के मापन के लिए एक समान गज का प्रचलन किया, जो गज ए सिकंदरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस गज का प्रयोग कालांतर में शेरशाह तथा अकबर प्रारंभ से 31 वर्ष तक ने अपने शासनकाल में किया। सुल्तान सिकंदर लोदी ने अनाज से ज़कात संपत्ति कर समाप्त कर दिया। सभी इतिहासकार उसके शासनकाल में सल्तनत की समृद्धि का वर्णन करते हैं। 11वां प्रश्न, निम्नलिखित वंश में किस क्रम में दिल्ली पर शासन किया था? तो खिलजी, लोदी, खिलजी, लोदी, सैयद और गुलाम। तो पहले कौन आएगा? तो यहाँ पे 1 मिनट इसको इरेज कर लेते हैं। तो पहले आएगा गुलाम वंश, 4 आ जाएगा, फिर आ जाएगा खिलजी वंश, फिर सैयद और लोदी सबसे अंत में आते हैं। तो आंसर हो जाएगा डी। एक ही ऑप्शन में 4 है पहले, तो ये तो ऐसे भी लगा सकते हैं हम लोग। आगे देखते हैं, गुलाम वंश का ममलूक शासकों का शासनकाल, गुलाम वंश या ममलूक शासकों का शासनकाल 1206 से 1290 ईस्वी, खिलजी वंश का शासनकाल 1290 से 1320 ईस्वी और सैयद वंश का 1414 से 1451 ईस्वी तथा लोदी वंश का शासनकाल 1451 से 1526 ईस्वी तक था। ठीक है, इस प्रकार अभिष्ट उत्तर विकल्प डी होगा। अच्छा, एक प्रश्न बताइए आप लोग, एक प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में बताइए कि सल्तनत काल में किस वंश का शासनकाल सबसे अधिक था? ये हम लोग अभी पढ़ के आगे निकले हैं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका जवाब जरूर दीजिएगा। ठीक है, 12वां प्रश्न है, इनमें से कौन गुलाम वंश का नहीं था? तो इब्राहिम लोदी गुलाम वंश का नहीं था। लोदी नाम लिखा हुआ तो गुलाम वंश का नहीं हो, कैसे हो जाएगा भाई? लोदी वंश का ये। ठीक है, आगे देखते हैं, 1206 से 1290 ईस्वी के मध्य दिल्ली सल्तनत के सुल्तान गुलाम वंश के सुल्तानों के नाम से विख्यात हुए। इस दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ईस्वी, इल्तुतमिश 1211 से 1236 ईस्वी तथा बलबन 1266 से 1286 ईस्वी जैसे महान शासकों ने शासन किया, जबकि इब्राहिम लोदी लोदी वंश का शासक था। इसने 1517 से 1526 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन किया। ठीक है, अब आगे आता है विजयनगर साम्राज्य। तो यहाँ पे विजयनगर साम्राज्य के बारे में कुछ दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट फैक्ट। हम लोग सीधे प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है कि 1 मिनट, विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की? पहला प्रश्न है, विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की? सभी को पता होगा, हरिहर और बुक्का ने। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर तथा बुक्का ने 1336 ईस्वी में की। उनके पिता संगम के नाम पर उनका वंश संगम वंश कहलाया। हरिहर और बुक्का काम्पली राज्य में मंत्री थे। विजयनगर राज्य के संस्थापक थे कौन? हरिहर और बुक्का। निम्नलिखित राज्य में से 2 भाइयों हरिहर और बुक्का ने किसकी स्थापना की? आंसर हो जाएगा विजयनगर राज्य की। फिर इनमें से किसने कृष्णा नदी की सहायक नदी के दक्षिणी तट पर एक नए नगर की स्थापना की और उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने इस नए राज्य पर शासन करने का दायित्व लिया, जिसके बारे में माना जाता है कि कृष्णा नदी से दक्षिण की समस्त भूमि उस देवता की है? तो आंसर हो जाएगा हरिहर प्रथम। IAS प्री 2015 का प्रश्न है। व्याख्या देखते हैं, हरिहर प्रथम ने कृष्णा नदी की सहायक नदी तुंगभद्रा के दक्षिणी तट पर एक नए नगर विजयनगर की स्थापना की और उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने इस नए राज्य पर शासन करने का दायित्व लिया, जिसके बारे में माना जाता है कि कृष्णा नदी से दक्षिण की समस्त भूमि उस देवता, किस देवता? भगवान विरूपाक्ष की है। ठीक है, अगला प्रश्न है 5वां कि अपनी मधुरा विजय कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवयित्री कौन थी? तो ये कवयित्री थी गंगा देवी। ठीक है, इसका आगे डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। 1352 से
53 ईस्वी में हरिहर प्रथम ने मदुरा विजय हेतु 2 सेनाएं भेजी, एक कुमार सवल के नेतृत्व में तथा दूसरी कुमार कंपन के नेतृत्व में। कुमार कंपन अडयार ने मदुरा को जीतकर उसे विजयनगर में शामिल कर लिया। उसकी पत्नी गंगा देवी ने अपने पति की विजय का अपने ग्रंथ मदुरा विजय में सजीव वर्णन किया है। कुमार कंपन बुक्का राय प्रथम का पुत्र था। कितने अच्छे अच्छे फैक्ट मिल रहे हैं यहाँ पे, इसलिए ध्यान से पढ़ना है इस चीज को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना, तो ये था हरिहर द्वितीय। बहमनियों से किसे छीना? गोवा को। ये 40वीं बीपीएससी 1995 का प्रश्न है। आगे देखते हैं इसमें इसका व्याख्या कि 1377 ईस्वी में बुक्का की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हरिहर द्वितीय 1377 से 1404 ईस्वी सिंहासन पर बैठा। उसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। उसने कनारा, मैसूर, त्रिचनापल्ली, कांची आदि प्रदेशों को जीता और श्रीलंका के राजा से राजस्व वसूल किया। बहमनी राज्य से भी उसका संघर्ष हुआ। 1377 ईस्वी में मुल्तान मुजाहिद ने उसके राज्य पर आक्रमण किया किंतु सफल नहीं हुआ। हरिहर द्वितीय की सबसे बड़ी सफलता पश्चिम में बहमनी राज्य से बेलगांव और गोवा छीनना था। वह शिव के विरूपाक्ष रूप का उपासक था। किसका उपासक था? शिव के विरूपाक्ष रूप का, ठीक है। 7वें प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। इसमें कथन है कि नरसिंह सालू ने संगम वंश का अंत किया और उसने राज सिंहासन छीनकर सालू वंश का आरंभ किया। ये सही है। फिर वीर नरसिंह ने अंतिम सालू शासक को गद्दी से उतारकर राज सिंहासन छीना। ये भी सही है। तीसरा प्रश्न है, तीसरा कथन है वीर नरसिंह के उत्तरवर्ती उनके अनुज कृष्णदेव राय थे। ये कथन भी सही है। और चौथा है कृष्णदेव राय के उत्तरवर्ती उनके अर्ध भाई अच्युत देव राय थे। तो ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। यह IAS 2004 का प्रश्न है। इसमें देखते हैं व्याख्या। चंद्रगिरी के सामंत नरसिंह सालू ने संगम वंश के अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय को पदच्युत करके 1485 ईस्वी में सिंहासन पर अधिकार कर लिया, ठीक है। एवं एक नवीन राजवंश सालू वंश की स्थापना की। ये कहाँ के सामंत थे? नरसिंह सालू चंद्रगिरी के सामंत थे, ठीक है। और किसे पदच्युत किया? तो संगम वंश के विरूपाक्ष द्वितीय को, ठीक है। आगे देखते हैं। उसने 6 वर्षों तक शासन किया। वीर नरसिंह ने नरसिंह सालू के पुत्र इमाड़ी नरसिंह सालू वंश का अंतिम शासक को पदच्युत करके सिंहासन पर अधिकार कर लिया एवं तुलु वंश की नींव डाली, ठीक है। 1509 ईस्वी में उसकी मृत्यु के बाद उसका अनुज कृष्णदेव राय 1509 से 1529 ईस्वी में सिंहासनासीन हुआ। कृष्णदेव राय का उत्तराधिकारी उसका चचेरा भाई अच्युत देव राय हुआ जिसने 1529 से 1542 ईस्वी तक शासन किया। अतः उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। 8वां प्रश्न है विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो ये लड़ा था कुली कुतुब शाह के साथ। ये 43वीं बीपीएससी 1999 का प्रश्न है। ध्यान रखना है, बीपीएससी फिर से रिपीट कर सकती है इस प्रश्न को। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध गोलकुंडा के सुल्तान कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। गोलकुंडा में कुली कुतुब शाही वंश की स्थापना कुली कुतुब शाह ने की थी। जब कृष्णदेव राय उड़ीसा के साथ युद्ध में व्यस्त था तब कुतुब शाह ने विजयनगर की सीमा पर सिर्फ पांगल और गुंटूर के दुर्ग पर आक्रमण किया तथा वारंगल कोंडविदु आदि के किले जीत लिए। इसके पश्चात उसने विजयनगर पर आक्रमण करने का प्रयास किया। कृष्णदेव राय और कुतुब शाह के बीच संघर्ष हुआ जिसमें कुतुब शाही सेना पराजित हुई। 9वां प्रश्न है कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो ये थे 8 तेलुगु कवि, यह अष्टदिग्गज कहा जाता था। देखते हैं व्याख्या। कृष्णदेव राय का शासनकाल विजयनगर में साहित्य का क्लासिकी युग माना जाता है। उनके दरबार में, ये उसके दरबार लिखा है, इतने महान शासक थे कृष्णदेव राय और यहाँ पे उसकी लिखा, ये गलत बात है। उनके दरबार को तेलुगु के 8 महान विद्वान एवं कवि जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता है सुशोभित करते थे। इसलिए इसके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज की भी उपाधि धारण की थी। ये कितना अच्छा फैक्ट मिला हमें कि आंध्र भोज की उपाधि धारण की थी। अष्टदिग्गज तेलुगु कवियों में पेड्डाना सर्वप्रमुख थे जो संस्कृत और तेलुगु दोनों भाषाओं के ज्ञाता थे। उनकी प्रमुख रचनाएं स्वारोचित, संभव और मनुचरित हैं। कृष्णदेव राय स्वयं एक उत्कृष्ट कवि और लेखक थे। उनकी प्रमुख रचना है अमुक्त माल्यद जो तेलुगु भाषा के 5 महाकाव्यों में से एक है। इसके अतिरिक्त कृष्णदेव राय को कला और निर्माण कार्य में भी रुचि थी। उन्होंने नागलपुर नामक नगर की स्थापना की थी। 10वां प्रश्न है इनमें से किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है? पूछ दिया प्रश्न, कृष्णदेव राय को कहा जाता है। झारखंड PCS 2013 में पूछा है। 11वां प्रश्न अष्टदिग्गज किस राजा से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आंसर बी देख लिया हम लोगों ने। 12वां प्रश्न है प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता था? तो आंसर हो जाएगा तेलुगु। 13वां प्रश्न है कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की? अभी हमने पढ़ा नागलपुर, ठीक है। 14वां प्रश्न निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहला कथन है विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने
अमुक्तमाल्यद ग्रंथ की रचना की, तो ये तो सही है। फिर दूसरा प्रश्न है कृष्णदेव राय को आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता है, ये भी सही है। तीसरा देखते हैं उनके दरबार को अल्लासानी पेडाना नामक राजकवि सुशोभित करता था जो संस्कृत एवं तमिल दोनों भाषाओं का ज्ञाता था, तो इस पे डाउट है, ये तीसरा नहीं होगा। देखते हैं इसका सी, कथन 1 और 2 दोनों सही है। देखते हैं व्याख्या इसका कि कृष्णदेव राय का शासनकाल विजयनगर में साहित्य का क्लासिकी युग कहा जाता है। इसके दरबार को तेलुगु के 8 महान कवि एवं विद्वान अष्टदिग्गज सुशोभित करते थे। कृष्णदेव राय स्वयं एक उत्कृष्ट कवि थे। उनकी प्रमुख रचना अमुक्तमाल्यद थी जो तेलुगु भाषा के 5 महाकाव्यों में से एक है। कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज की उपाधि धारण की थी। उनके दरबार के अष्टदिग्गज तेलुगु कवियों में प्रमुख अल्लासानी पेड्डाना नामक राजकवि सुशोभित करते थे जो संस्कृत एवं तेलुगु दोनों भाषाओं के ज्ञाता थे। उनकी प्रमुख रचनाएं स्वारोचित संभव और मनुचरित है। यहाँ पे दे रखा है कि संस्कृत एवं तेलुगु दोनों भाषाओं की ज्ञाता है। यहाँ पे तीसरा कथन क्या है कि उनके दरबार को अल्लासानी पेडाना नामक राजकवि सुशोभित करते थे। अच्छा, यहाँ पे तमिल नहीं होगा, ठीक है, तेलुगु होगा। यहाँ पे तमिल दिया हुआ है तो इस कारण से ये कथन गलत है, ठीक है। यही पे ये छोटे छोटे फैक्ट देखने होते हैं जो कि क्वेश्चन को सही या गलत करवा देते हैं, ठीक है। तो तीसरा कथन गलत है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 15वां प्रश्न, विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? तो आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय के शासनकाल में निर्मित हुआ था ये। आगे बढ़ते हैं। अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था किसके शासनकाल में? तो आंसर हो जाएगा देवराय द्वितीय के राज्यकाल में, ठीक है। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक संगम वंश के शासक देवराय द्वितीय कार्यकाल 1422 से 1446 ईस्वी के शासनकाल में विजयनगर आया था। 17वां प्रश्न है, फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? तो आंसर हो जाएगा देवराय द्वितीय। बार बार रिपीट हो रहा है, 60वीं से 62वीं बीपीएससी। 18वां प्रश्न, निकोलो कांटी कौन था? निकोलो कांटी इटली का एक यात्री था जिसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। निकोलो कांटी इटली का एक प्रसिद्ध यात्री था जिसने देवराय प्रथम के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की। किसके शासनकाल में? देवराय प्रथम के शासनकाल में। और देवराय द्वितीय के शासनकाल में कौन आया? तो देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था अब्दुल रज्जाक। अभी हम लोगों ने पढ़ा ऊपर ही। निकोलो कांटी ने नगरों एवं मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहारों जैसे दीपावली, नवरात्र आदि का वर्णन किया है। इसने दास प्रथा का विस्तृत विवरण दिया है। निकोलो कांटी ने लिखा है, विजयनगर साम्राज्य में विशाल संख्या में दास हैं जो कर्जदार अपना ऋण अदा नहीं कर पाते, उन्हें ऋणदाता द्वारा अपना दास बना लिया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। 19वां प्रश्न है, पुर्तगाली लेखक नूनीज के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में निपुण थी? कुश्ती, ज्योतिष शास्त्र, और कुश्ती में भी थी, ज्योतिष शास्त्र में भी थी, और किस में थी? लेखाकरण में भी थी, भविष्यवाणी में भी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 4 सभी सही है। व्याख्या देखते हैं। पुर्तगाली लेखक फर्नाओ नूनीज विजयनगर के शासक अच्युत राय के शासनकाल के दौरान भारत की यात्रा की थी। वह कुछ समय तक अच्युत राय के दरबार में भी रहा। नूनीज घोड़े का व्यापारी था। नूनीज के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं कुश्ती, ज्योतिष शास्त्र, लेखाकरण, भविष्यवक्ता तथा संगीत एवं नृत्य में निपुण होती थी। राजप्रसाद में रहने वाली इन स्त्रियों में से सैकड़ों को राजा लोग अपने साथ युद्ध क्षेत्र में ले जाते थे। समझ रहे, उस समय महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, ठीक है। इस प्रकार विकल्प डी सही उत्तर है। तो यहाँ से हमें बहुत सारे फैक्ट मिल रहा है कि महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, मतलब ये तो सेंस निकल रहा है, ये तो उस समय की स्थिति हमें पता चल रही है कि महिलाओं की क्या स्थिति थी। और दूसरा चीज ये मिल रहा है ना कि फर्नाओ नूनीज कहाँ का था? तो पुर्तगाली लेखक था, ठीक है। और कब आया था, कब यात्रा किया था? तो अच्युत राय के शासनकाल में आया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 20वें प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात है? तो कंबन, ये नहीं, ये रामायण से, तमिल रामायण से संबंधित है। कुट्टन, ये भी नहीं है। और नन्नय और टिक्कन, तो ये दोनों महाभारत के तेलुगु अनुवाद के लिए विख्यात है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, महाभारत के तेलुगु अनुवाद का कार्य 11वीं शताब्दी में नन्नय ने प्रारंभ किया था, जिसे 13वीं शताब्दी में टिक्कन द्वारा तथा फिर 14वीं शताब्दी में येरन द्वारा पूरा किया गया। ये तीनों तेलुगु साहित्य के कवित्रय के रूप में विख्यात है। तो कवित्रय के रूप में पूछेगा कि कौन कौन, नीचे 3 नाम दे देगा, ठीक है। ऑप्शन ए में 3 नाम, बी में 3 नाम, सी में 3 नाम और डी में भी 3 नाम। तो किसी एक में होगा नन्नय, टिक्कन तथा येरन, तो उसमें लगाना है, ठीक है। नन्नय, टिक्कन व येरन। यहाँ पे मैं क्लियर कर देती हूँ, आप लोग ध्यान से देख लीजिए इन तीनों के नाम, कवित्रय के नाम। एक मिनट, कवित्रय के नाम क्या है? नन्नय, टिक्कन और येरन, ठीक है। 21वां प्रश्न है, वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार शायन को आश्रय प्राप्त था, किसका? तो विजयनगर राजाओं का।
देखते हैं व्याख्या कि वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार शायन को विजयनगर राजाओं का आश्रय मिला था। संगम के 5 पुत्रों ने, जिनमें हरिहर और बुक्का सर्वाधिक प्रसिद्ध थे, तुंगभद्रा के उत्तरी तट पर स्थित अन्य गोंडी दुर्ग के सम्मुख उसके दक्षिण तट पर विजयनगर शहर एवं राज्य की नींव डाली थी। अपने इस साहसिक कार्य में उन्होंने तत्कालीन प्रसिद्ध ब्राह्मण साधु एवं विद्वान माधव विद्यारंत तथा उनके भाई वेदों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायन से प्रेरणा मिली थी। 22वां प्रश्न है, वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायन निम्न में से किस एक काल में सक्रिय थे? चोल काल, गुप्त काल या फिर कौन सा काल? सातवाहन राज्यकाल या विजयनगर राज्यकाल? तो विजयनगर राज्यकाल हो जाएगा। ठीक है। 23वां प्रश्न, निम्नांकित में से किसके राज्यारोहण को अब 500 वर्ष गुजर चुके हैं? तो आंसर है कृष्णदेव राय। देखते हैं, कृष्णदेव राय का राज्यारोहण 1509 ईस्वी में हुआ था तथा उसने 1529 ईस्वी तक शासन किया था। ये प्रश्न पूछा है 2008 में, तो 500 वर्ष एग्जैक्ट उन्हीं का हो रहा है। वह विजयनगर साम्राज्य का महानतम राजा एवं भारत के महान शासकों में से एक था। हरिहर प्रथम 1336 से 1356 ईस्वी एवं बुक्का विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे। पूर्वी चालुक्य वंशीय राजेंद्र द्वितीय कुलोत्तुंग प्रथम के नाम से चोल साम्राज्य का सम्राट बना। कुलोत्तुंग प्रथम 1070 से 1120 ईस्वी चोल शासक राजेंद्र प्रथम का प्रपौत्र था। प्रश्नानुसार वर्ष 2008 में कृष्णदेव राय के राज्यारोहण के 500 वर्ष पूरे हुए थे। यद्यपि हरिहर प्रथम और कुलोत्तुंग प्रथम के राज्यारोहण को भी 500 वर्ष गुजर गए हैं। इस तरह इस प्रश्न में त्रुटि है, अतः निकटतम उत्तर विकल्प बी होगा। ठीक है। अब आगे चलते हैं 24वें प्रश्न पे। 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ? ये हो जाएगा तालीकोटा का युद्ध। 1565 ईस्वी में तालीकोटा के प्रसिद्ध युद्ध में बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर की संयुक्त सेनाओं ने विजयनगर को पराजित किया। इस संयुक्त सेना में केवल बरार शामिल नहीं था। तो पूछ सकता है कौन शामिल नहीं था तालीकोटा के युद्ध में? तो बरार हो जाएगा आंसर। फरिश्ता के अनुसार यह युद्ध तालीकोटा में लड़ा गया, किंतु युद्ध का वास्तविक क्षेत्र राक्षसी एवं तंगड़ी नामक 2 ग्रामों के बीच था। तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर का शासक सदाशिव राय था। ये फैक्ट भी पूछ सकता है कि तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर का शासक कौन था। ठीक है। किंतु वास्तविक शक्ति उसके मंत्री राम राय के हाथों में थी। राम राय एक योग्य शासक था। उसने बहमनी राज्यों के मुस्लिम शासकों के मध्य फूट डालने का प्रयास किया, किंतु सफल नहीं हुआ। तालीकोटा की इस युद्ध में हुसैन निजाम शाह ने अपने हाथ से राम राय का वध कर दिया। आगे है सन 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो आंसर हो जाएगा तालीकोटा का युद्ध। 66वें बीपीएससी री एग्जाम 2020। ये 26वां प्रश्न है। तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था कब? विजयनगर और बीजापुर, अहमदनगर तथा गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं के बीच। ठीक है। आगे चलते हैं 27वें प्रश्न पे। तालीकोटा का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था सन 1565 ईस्वी में। 28वां प्रश्न है, जब राजा वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो आंसर हो जाएगा वेंकट द्वितीय। ISP 2006 का प्रश्न है ये। व्याख्या देखते हैं कि अराविडु वंश की स्थापना 1570 ईस्वी के लगभग तिरुमल ने सदाशिव को अपदस्थ करके पेन्नुकोंडा में की थी। इसका उत्तराधिकारी रंग प्रथम हुआ। रंग प्रथम के बाद वेंकट द्वितीय शासक हुआ। उसने चंद्रगिरी को अपना मुख्यालय बनाया। विजयनगर के महान शासकों की श्रृंखला में यह अंतिम वंश था। वेंकट द्वितीय राजा वेडियार का समकालीन था, जिन्होंने 1612 ईस्वी में मैसूर राज्य की स्थापना की थी। ठीक है। 29वां प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? ये थी भू राजस्व। ठीक है। ये कब पूछा गया? 39वीं बीपीएससी प्री 1994 में। तो व्याख्या देखते हैं इसका। विजयनगर राज्य को विभिन्न स्रोतों से आय प्राप्त होती थी, यथा भू राजस्व, संपत्ति कर, व्यापारिक कर, व्यावसायिक कर, उद्योगों पर लगाए जाने वाले कर, सामाजिक और सामुदायिक कर तथा अपराधों के लिए आरोपित अर्थदंड। इसमें राजस्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत भूमि कर था, जिससे शिष्ट या राय रेखा कहा जाता था। भूमि का भली भांति सर्वेक्षण कर भू राजस्व वसूल किया जाता था। ठीक है। आगे चलते हैं। 30वां प्रश्न है, विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय की कराधान व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर नियत होती थी। ये तो सही है। दूसरा है, कारखानों के निजी स्वामी एक औद्योगिक कर देते थे। तो ये दोनों सही है। 1 और 2 बोथ आर राइट। इसका आंसर हो जाएगा सी। ये कब पूछा गया? ISP 2016 में। ठीक है। व्याख्या देखते हैं। विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय की कराधान व्यवस्था में भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व निर्धारित होता था। सरकार की आय का मुख्य स्रोत भू राजस्व व्यवस्था थी। भूमि को अनेक श्रेणियों में विभाजित किया गया था। राजस्व एकत्र करने हेतु 58 नामक एक अलग विभाग था। ये 58 नामक एक अलग विभाग था। किस लिए? तो भू राजस्व एकत्रित करने। तो पूछ सकता है कि विजयनगर साम्राज्य से संबंधित 58 शब्द क्या इंगित करता है? तो क्या हो जाएगा? राजस्व एकत्रित करने हेतु एक अलग विभाग, एक विभाग ऐसे करके आंसर ऑप्शन देगा, तो उसको टिक लगाना है। आगे देखते हैं। भू राजस्व निर्धारण हेतु भूमि को 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया था, सिंचित, शुष्क, उद्यान और वन। सामान्यतः भू राजस्व की दर उपज के 1/3 अंश से 1/6 अंश तक थी। इसका निर्धारण भूमि की श्रेणी और फसल की उत्कृष्टता के आधार पर होता था।
अपवाद स्वरूप ब्राह्मणों की भूमि से उपज का मात्र 1/20 अंश और मंदिरों की भूमि से मात्र 1/30 अंश भू राजस्व लिया जाता था। विवाह कर, बागवानी शुल्क, सीमा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन पर कारखानों के निजी स्वामियों को एक औद्योगिक कर भी देना पड़ता था। ठीक है। 31वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो ये सबको पता होगा, हम्पी। ठीक है। देखते हैं, हम्पी के खंडहर वर्तमान उत्तरी कर्नाटक में अवस्थित विजयनगर साम्राज्य की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं। विजयनगर काल में बना विरूपाक्ष मंदिर यहीं पर अवस्थित है। यह विरूपाक्ष मंदिर यहीं पर अवस्थित है। हम्पी यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में भी सम्मिलित है। 32वां प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ कहाँ मिलता है? तो इसका मिलता है हम्पी में। ठीक है। ये 63वें बीपीएससी 2017 का प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। 33वां प्रश्न है, विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? तो ये हो जाएगा बुक्का प्रथम। व्याख्या देखते हैं कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने 1336 ईस्वी में की थी। अपने इस साहसिक कार्य में हरिहर एवं बुक्का ने अपने गुरु विद्यारण्य तथा वेदों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायन से प्रेरणा ली थी। संगम वंशी शासक बुक्का प्रथम 1356 से 77 ने 1374 ईस्वी में चीन के सम्राट के पास अपना दूत मंडल भेजा था। ठीक है। 34वां प्रश्न, प्रमुख तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबार में थे? ये थे देवराय द्वितीय के दरबार में। इसमें देखते हैं, प्रख्यात मध्यकालीन तेलुगु कवि श्रीनाथ विजयनगर साम्राज्य के शासक देवराय द्वितीय के दरबार में थे। वे कोंडाविडु के रेड्डी शासकों के संरक्षण में भी रहे थे। श्रृंगार न्यासोधम उनकी प्रमुख कृति है। ठीक है। 35वां प्रश्न, किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था? तो आंसर हो जाएगा विजयनगर। ठीक है। देखिए व्याख्या कि मंदिर निर्माण की शैली में विजयनगर साम्राज्य का प्रमुख योगदान कल्याण मंडप का निर्माण है। धार्मिक उत्सवों के समय देवता देवी की प्रतिमा कल्याण मंडप में स्थापित कर दी जाती थी। इसमें दैवीय विवाहों का आयोजन किया जाता था। ठीक है। 36वां प्रश्न है, प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं कहाँ अवस्थित है? तो आंसर हो जाएगा हम्पी। ये कब का प्रश्न है? ISP 2007 का प्रश्न है। ठीक है। व्याख्या देखते हैं कि विठल मंदिर का निर्माण विजयनगर साम्राज्य के तुलु वंश के महाप्रतापी राजा कृष्णदेव राय 1509 से 29 ईस्वी ने करवाया था। इस मंदिर में से 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं। इस मंदिर का निर्माण विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी में किया गया था। ठीक है। तो ये विजयनगर साम्राज्य से संबंधित प्रश्न समाप्त होते हैं। तो इस वीडियो में हमने देखा खिलजी वंश से लेकर विजयनगर साम्राज्य तक के प्रीवियस ईयर के प्रश्न। ठीक है। अगले वीडियो में हम देखेंगे दिल्ली सल्तनत के प्रशासन और साहित्य, कला एवं स्थापत्य आदि से संबंधित प्रश्न। तो ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इस वीडियो में कहाँ कमी है या फिर क्या इनहेंस करना चाहिए इसके बारे में कमेंट कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखें। धन्यवाद।